सो क्लास ने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था सबको याद है? डेफिनेशन पढ़ी थी एडम स्मिथ की, जिन्होंने बोला था कि भाई जो इकोनॉमिक्स होता है इट इज बेसिकली अ साइंस ऑफ वेल्थ। बट एडम स्मिथ जी की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था हमारे अंकल जी ने, जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, हु सेड कि भाई सिर्फ पैसा होना इज नॉट इकोनॉमिक्स, उस पैसे से वेलफेयर कितना होगा दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने वेलफेयर की भी बात की, मनी की भी बात की, वेल्थ की भी बात की, कैसे हम वेल्थ अर्न करेंगे और कैसे हम वेल्थ सो कॉल्ड स्पेंड करेंगे, ये सारी बातें इकोनॉमिक्स में इन्होंने बताई थी। अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में लिखा क्या था, एक बार मैं फिर से रीडिंग कर रहा हूं। इट सेड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्शंस इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब ये मत समझना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब डे टू डे लिविंग जो हमारी होती है। इट इंक्वायर्स कैसे वो इंसान अपनी इनकम कमाएगा और कैसे वो अपनी इनकम को खर्च करेगा। तो एक तरफ तो हम यहाँ पे वेल्थ की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उस इंसान की भी बात करते हैं कि वो अपने पैसे को खर्च कैसे करेगा। तो दैट वाज बेसिकली वेरी 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 मनी माइंडेड पर्सन। तो वो यही बोलता था कि भाई इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स का मतलब इट इज ओनली मनी, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलता था। बट इन भाई साहब ने क्या ज्ञान दिया हमको, क्या पैसे कमाएंगे कैसे, पैसे खर्च कैसे करेंगे, एज वेल एज आपको उस पैसे से सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो दोनों की डेफिनेशन सुन के लग रहा होगा कि ये डेफिनेशन उससे थोड़ी सी बेटर है। बट इन भाई साहब ने भी डेफिनेशन में एक बात मिस कर दी थी जो हमने लास्ट क्लास में की थी। और क्या मिस किया था इन्होंने? स्कैसिटी। मेनी टाइम्स आपने देखा होगा कि लोग झोपड़पट्टी में भी रह रहे हैं बट वो बहुत खुश हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े अपार्टमेंट और मैंशन में रह रहे हैं बट वो बहुत दुखी हैं। कोविड टाइम ने आपने क्या देखा, हु वर द हैप्पी पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ? जो रूरल एरियाज में रह रहे थे या जो अर्बन एरियाज में मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रह रहे थे? दोज हु यूज्ड टू लिव इन रूरल एरियाज, वो सबसे ज्यादा खुश लोग थे। लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। चलिए, तो अब ये बातें तो हमने कर ली थी, दो इट वाज नॉट ऑन द रिकॉर्ड। तो डेफिनेशन के मेन फीचर्स क्या थे? इट्स अ सोशल साइंस। अब सर ये सोशल साइंस क्या होता है? लोगों ने 10th क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब हाँ, बात करें तो सोशल साइंस क्या होती है, तो आप सब बच्चों ने फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, एज वेल एज बायोलॉजी भी पढ़ा होगा। दीज थ्री आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। क्या बोलते हैं? हाँ सर, हम थोड़ा थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ते थे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते थे। अरे भाई वो मतलब नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट साइंस या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच इज कन्फाइंड, विच इज फिक्स्ड, विच डज नॉट चेंज। समझ में आ गया? तो मेरे टाइमिंग्स जो है क्लास के वो एब्स्ट्रैक्ट है, बट जो मेरा तरीका है पढ़ाने का वो बिहेवियरल है। सर इसका क्या मतलब होता है? पर्सन टू पर्सन मेरा एग्जाम्पल देने का तरीका डिफर करेगा। 11th क्लास को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सीबीएसई में, और आईएससी को भी 12th में माइक्रो पढ़ाते हैं। बट दोनों के बच्चों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा बड़ा है। तो 12th क्लास के लिए एग्जाम्पल जो होगा वो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा, बट 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल होगा थोड़ा सा बेसिक होगा। बात समझ में आई? तो भाई पैरासिटामोल जैसा केमिकल एक 25 साल के लड़के को भी दिया जा सकता है टैबलेट के फॉर्म में, और एक 2 साल के बच्चे को भी दिया जा सकता है सिरप के फॉर्म में, बट दोनों की डोसेज में डिफरेंस होगा। बट है दोनों में एक ही केमिकल, दैट इज पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल बुखार की दवाई है, ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस हो गया, बट उसको देने का तरीका डिफरेंट है। कोई टैबलेट मिलेगा, कोई सिरप मिलेगा, दैट इज नोन एज बिहेवियरल और सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो आज इस समय इतनी भयंकर गर्मी है, 19th ऑफ अप्रैल का दिन है, अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफी ऑफर करे, क्या आप मना करेंगे? नो। और अगर आपको कि हॉट टी ऑफर करे और हॉट कॉफी ऑफर करे तो सर मना नहीं करेंगे, लेके सर उसी के सिर पे डाल देंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एज ऑफ टुडे इतनी गर्मी में आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा, हॉट कॉफी से या कोल्ड कॉफी से? कोल्ड कॉफी से। समझ में आ गया? बट अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करने गए और आपकी बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस फीलिंग आ रही है, तो आपको कॉफी पिलाई जाएगी, वो हॉट भी हो सकती है एज वेल एज कोल्ड भी हो सकती है। तो अब अगर वीकनेस दूर करनी है तो आप कोई भी कॉफी पी लीजिए,
बट गर्मी में टेस्ट के हिसाब से, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से अगर कंज्यूम करना है तो आप कौन सी कॉफी पियेंगे? तब आप कोल्ड कॉफी पियेंगे। तो गर्मी में सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कोल्ड कॉफी चलेगी। ये सोशल साइंस है, बिहेवियरल साइंस है। बट बॉडी में वीकनेस को इरेडिकेट करना है तो आपको कॉफी मिल जाए तो चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। बात समझ में आई? आपको नोट्स बनाने हैं, पेन चाहिए, पेन चाहिए चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता, या पेंसिल चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कन्फाइंड है, फिक्स्ड है, बट कोई भी पेन चलेगा, दैट इज नोन एज सोशल साइंस। आपको जिस ब्रांड का पेन अच्छा लगता है आप उससे लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, दैट इज नोन एज सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग पर्सन टू पर्सन। हम इसको बिहेवियरल साइंस भी बोल सकते हैं। सुनाई पड़ गई बात? Thereafter, wealth is a means। सर इसका क्या मतलब होता है? wealth is a means मतलब wealth जीने का तरीका हो सकता है, बट एंड टू लाइफ नहीं है। दो ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, बहुत भयंकर भूख लगी है। 500 रुपए की नोट बेसन में घोल के कढ़ाई में तल के सर्व कर दी जाए पैसा पकौड़ा के नाम से, या आलू इसी तरह से तल दिया जाए और सर्व कर दिया जाए आलू पकौड़ा के नाम से, व्हाट यू आर गोइंग टू ईट? तो पैसा आलू खरीदने के काम आएगा बट पैसा खाने के काम नहीं आएगा। गॉट इट क्लियर? और अल्टीमेटली एंड क्या है इकोनॉमिक्स का? ह्यूमन वेलफेयर। एंड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, और मींस का मतलब यहां पे हो गया व्हाट? रिसोर्सेज। तो पैसा एक रिसोर्स है जो आपको बाकी चीजों को अरेंज करने में हेल्प करेगा। व्हाट इट क्लियर? आपके पास ढेर सारे पैसे हो जाए, ढेर सारे पैसे हो जाए, बट आपके घर में पंखा नहीं है, आपके घर में कूलर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, खाने को खाना नहीं है, क्या पैसा किसी काम का है? एब्सोल्युटली नॉट। आपने वो शेक्सपियर की एक स्टोरी सुनी होगी, किंग लियर था क्या, वो जिस भी चीज को छूता था वो गोल्ड की हो जाती थी। किंग लियर की स्टोरी थी ना शायद। तो उसने एक बार, या किसी दूसरे किंग की थी, कुछ ऐसा था शायद, आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्टली। तो उसने भगवान से वरदान मांगा, हाँ, भगवान से वरदान मांगा कि मैं किसी भी चीज को छूं तो इट कुड बी केपेबल ऑफ टर्निंग इनटू गोल्ड। तो हाँ, मिडास टच, हाँ ये था, मिडास टच था, सॉरी। तो उसने एक बार अपनी बेटी को टच कर लिया तो वो भी गोल्ड की बन गई। तो क्या इतना भूखा पैसे के पीछे होना जरूरी है? नहीं सर, इसका आधा भूखा चलेगा सर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज व्हाट? मैन्स मटेरियल वेलफेयर, जिसे हम अभी बेसिक टर्म्स जब इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सेटिस्फैक्शन। 2 जनवरी बड़ी भयंकर ठंड है आपके शहर में, -12 डिग्री टेम्परेचर है, और आपको कोई बोल रहा है कि आइसक्रीम खा लो, व्हाट यू विल से? नो। बट गर्मी के मौसम में अगर आपको बोले आइसक्रीम खा लो, व्हाट यू विल से? तो आइसक्रीम खाना ऑब्जेक्टिव है या उसके सेटिस्फैक्शन को अटेन करना ऑब्जेक्टिव है? सिंपल एज दैट, सेटिस्फैक्शन को अटेन करना ऑब्जेक्टिव है। समझ में आई बात कि नहीं? तो मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, 2-4 एग्जाम्पल दाएं बाएं का भी लूंगा तो आप झेल लेंगे इसको। बट अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊं और साथ में 2-4 एग्जाम्पल दाएं बाएं का लूं तो आप कहेंगे नहीं सर, पहले तो हमको फिजिक्स ही नहीं पढ़नी, फिर हम फालतू का एग्जाम्पल लेके करेंगे क्या? अंडरस्टैंडिंग? तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स, पहले दिन से मैं आपको यही बात बोल रहा हूं, अभी 2-3 दिन तक यही बोलूंगा, फिर कोर सब्जेक्ट के अंदर भी घुसेंगे हम लोग। तो अल्टीमेटली लॉजिक क्या है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमको उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है कि वर्स्ट यूटिलाइजेशन करना है? बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड? पक्का? कंफर्म? इसीलिए घर में जब आप एक टॉवल खरीदते हैं, पहले तो आप नहाने के बाद अपना शरीर पोंछेंगे उससे, जब वो पुराना हो जाएगा तो उसको झाड़न के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, या अपने पेट डॉग के पलंग की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, और बेकार हो जाएगा तो झाड़न के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। जूते हैं, पहले तो काम आ रहे थे 2 तरीके से, पहनने और खाने के, उसके बाद पुराने हो गए तो आपने सोचा घर के बाहर इसको नजरबट्टू की तरह टांग लें, बट फेंकेंगे हम उसको? बिल्कुल भी नहीं। तो इंडियन घरों में स्टोर रूम क्यों होता है, कबाड़ क्यों इकट्ठा किया जाता है? क्योंकि हम उसको संडे के दिन कबाड़ी को बेच देते हैं, और कुछ पेरेंट्स तो बच्चों को छुपा देते हैं जब कबाड़ी आता है संडे को। हाँ, वो कबाड़ समझ के लेना जाए उनको कहीं। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई। क्रिटिसिज्म हम पढ़ चुके थे। तो हमारे मार्शल बाबू की डेफिनेशन को लियोनल रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने मटेरियल गुड्स की तो बात की, बट टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए प्रोफेशनल्स, इनके अंदर जो अकल होती है जिससे पैसा कमा सकते हैं, इन सब बातों की बातें इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। इकोनॉमिक्स हैज नो रिलेशन विद
मटीरियल वेलफेयर पढ़ी थी हम लोग ये बात। मेनी थिंग्स आर देयर विच आर प्रोड्यूस्ड और मेड, बट उससे वेलफेयर नहीं होता सर। जैसे वॉर से कोई वेलफेयर होगा? वॉर से कोई वेलफेयर होगा? वॉर से कोई वेलफेयर होगा? नो। वाइन के प्रोडक्शन से कोई वेलफेयर होगा? मेरे और आपके लेवल पे नहीं होगा। बट जो लोग इन फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, अगर उनको बताया जाए कि आपकी वाइन की फैक्ट्री कल बंद होने वाली है, कैसा फील होगा उनको? बहुत बुरा फील होगा। बट नॉर्मल सोसाइटी को कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा। गॉट इट क्लियर? अगर मान लीजिए हम बोले कि मार्केट में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि सारी जो पान की शॉप्स हैं इनको बंद कर दिया जाए, तो मम्मी लोग बहुत खुश हो जाएंगी। दिन भर पान खा के अंकल आंटी मौसा जी पिच पिच करते रहते हैं पूरे मोहल्ले में। बट अल्टीमेटली पान खाना इतना नुकसानदायी नहीं होता है जितना लोगों ने अपनी आदत में इसको डाल लिया है। पान का जो पत्ता होता है इट इज बायोलॉजिकली वेरी गुड फॉर डाइजेशन। नुकसान करता है पान में कौन सा एलिमेंट? बेसिकली टोबैको नुकसान करता है। गॉट इट क्लियर? तो टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। कहीं लिखा हुआ देखा है बीटल लीफ इज इंजूरियस टू हेल्थ? नहीं, वो इंजूरियस टू हेल्थ नहीं होता। तो लोग गलत तरीके से उसको खाते हैं बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो ये सब चीजें गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं लगाती? क्या लिकर कंजम्पशन इज गुड फॉर हेल्थ? नो। क्या स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ? बिल्कुल नहीं। बट देन टू अगर गवर्नमेंट भी ये चीज मान रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपकी राय में? इन सबका प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ऐसा करती है? नहीं करती। क्यों नहीं करती? कोई मेरे को जवाब दे सकता है? स्टेट और सेंट्रल दोनों को टैक्स लगाती नहीं, हर चीज पे स्टेट और सेंट्रल का टैक्स है, बट इस पे जो टैक्स रेट है बहुत ज्यादा है। 28%, 18%, बहुत ज्यादा टैक्स रेट है। तो गवर्नमेंट की कमाई बहुत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट कह रही मरो जाके, हमसे क्या मतलब, हम तो स्टिकर पे इतना बड़ा बड़ा 90% छाप ही चुके हैं। बट तब भी बैल बुद्धियों को अकल ना आए तो व्हाट वी कैन डू। व्हाट इट क्लियर? तो और अगर गवर्नमेंट बंद कर दे तो आपको तो एक तरफ लग रहा है जो गरीब लोग हैं अपने मैक्सिमम पैसे इस पे बर्बाद करते हैं। बट सोचिए वहां पे जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है टोबैको कंपनीज में, लिकर कंपनीज में, उन सबका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बंद हो जाएगा। ओके। रॉन्ग डिविजन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमारे मार्शल साहब ने एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स की दो तरह से डिवाइड की। वन इज इकोनॉमिक एंड अदर इज, अब मैं आपको असलियत बताऊं, दुनिया में कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिस्ट की हिसाब से नॉन इकोनॉमिक होती ही नहीं है। एवरी एक्टिविटी इज। क्यों सर? हम सर अंधे को सड़क पार कराते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अनाथालय में जाके खाना बांटते हैं। तो सर ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ना 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 ना, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे सर? आप जब ये सब चीजें करते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? हैप्पीनेस। समझ में आया? और हैप्पीनेस से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन होता है, जो डोपामाइन होता है, वो बढ़ता है, जिससे आपकी बॉडी में नेगेटिव जूसेस नहीं सिक्रीट होते और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। तो आपका दवाई का खर्चा हमेशा, अब मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले सोचते हैं सर तो बाजा बजा रहे हैं हमारी दुकानदारी का। गॉट इट क्लियर? तो जब आप ये दान धर्म का भी काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी उम्र को और अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी फिटनेस को और बेटर कर रहे हैं। तो कैन यू से इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बदले में आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ? बिल्कुल आपको बेनिफिट। समझ में आया कि नहीं? तो टीचर अगर किसी स्टूडेंट को बैकअप क्लास दे रहा है जो कोर्स उसका छूट गया, क्या टीचर कोई वेलफेयर कर रहा है उसका? बिल्कुल नहीं कर रहा। टीचर उसकी उसको पढ़ा रहा है बैकअप क्लास में कि आगे की चीजें जो छूट गई है पहले से, उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम पढ़ाई में ना आए, वो क्लास से सब्जेक्ट से भागे बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी इज कंसर्न विद व्हाट बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया? नहीं सर बट पापा मम्मी तो हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं सर, उनका बदले में क्या सो कॉल्ड प्रॉफिट है? अरे जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो दे वांट कि आप श्रवण कुमार की तरह काम करें, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखें। तो लोग कहेंगे आप समझ में आया सर पापा घर हमारे नाम क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं बागबान ना बन जाए फिर से एक बार। चलिए, समझ में आ गई बात? क्लासी फैक्ट्री। तो हमने एक्टिविटीज को बहुत बेसिस पे क्लासिफाई किया, बिजनेस, सोशल, अनसोशल, मटेरियल, नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक एंड। अब सर ये बिजनेस एक्टिविटी कौन सी होती है? अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा मम्मी रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब के मेंबर्स होंगे। भाई कभी ब्लड डोनेशन कैंप पे चले गए, कभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कभी ऑर्फनेज में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहां पे जाके लोगों को जब ये चीजें हम बांटेंगे, हम अपनी कमाई थोड़ी सी उनके साथ शेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हैप्पीनेस से कौन सा एसिड बढ़ेगा बॉडी में? ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन, जिससे आपकी उम्र भी बढ़ती है। आप समझ में आया? हर इंसान धरती पे मतलब ही है,
बिना मतलब के कोई थूकता भी नहीं है जाके। अनसोशल एक्टिविटीज क्या होती हैं सर? जैसे टिफिन बॉक्स से खाना खा लेना दोस्त का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नहीं सर, वो भी सोशल एक्टिविटी है। उसको खाना अच्छा नहीं लगता जो लेके आता है, घर जाके मम्मी का सैंडल उसको ना पड़े तो हमको खिला देता है। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स दूसरे हैं, एकेडमिक पेरेंट्स तो टीचर्स हो गए, ये हमारे सर वो हैं स्टमक फिलिंग पेरेंट्स। मटीरियल एक्टिविटी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख नहीं सकते, ये नॉन मटीरियल है, बट मैं स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूं, ये सिंपल एज दैट। इकोनॉमिक एक्टिविटी बता दिया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मनी मेकिंग, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन इन द बॉडी। एग्जाम में ना लिख के चले आना, टीचर कहेगा केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो कि इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हो। गॉट इट क्लियर? ये तो ज्ञान थोड़ा ज्यादा है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए, तो मार्शल बाबू की भी बैंड बजा दी गई, और किसने बैंड बजाई मार्शल बाबू की? अरे पूरा नाम पढ़िए, कहीं सड़क पे मिल गया तो क्या बोलेंगे? लियोनेल रॉबिन्स। इन्होंने बोला कि भाई जब कभी कहीं पे स्कैसिटी होती है, वो भी एक तरह की इकोनॉमिक्स है, मैं इसको साबित कर सकता हूं। कोविड पीरियड में आपने स्कूल बहुत कम विजिट किया, कोचिंग ट्यूशन क्लास भी आप घर से बहुत कम निकले, या चलिए बराबर भी निकले तो दोस्तों के घर बहुत कम गए, मार्केट में मूवी देखने शॉपिंग करने वगैरह भी बहुत कम गए, और उस समय फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों की अर्निंग्स भी थोड़ी सी कम हो गई थी। बट टेक द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, इस दौरान आपने काफी स्किल्स डेवलप कर ली। किसी ने पिज्जा बनाना सीख लिया, किसी ने केक बनाना सीख लिया, किसी ने कुकिंग सीख ली, आर्ट सीख ली, ड्राइंग सीख ली। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम सच्चाई बताएं सर, हमने झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सीख लिया सर घर में, ताकि कल को हम हॉस्टल जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम वहां रहने की ना आए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? स्कैसिटी ने भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो स्कैसिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस का जब भी शब्द आता है तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, बेस्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ रूल्स भी बोल सकते हैं, और प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, तरीका। विच स्टडीज व्हाट चिल्ड्रन? ह्यूमन बिहेवियर। अगर डॉग हमारे ऊपर बाग करेगा तो हम क्या करेंगे? हम भी बाग करेंगे, हम उससे बच के भागने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? सांप फन फन साए साए कर रहा था, आप भागे ही नहीं सर, उससे ज्यादा जहरीले हम हैं। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। किसी की तबीयत खराब है, बच्चा कह रहा है सर मैं आज ऑनलाइन क्लास कनेक्ट कर लेता हूं, तबीयत ठीक है, अरे पूरी फीस दिए, एसी का पूरा एडवांटेज लेंगे, चेयर पूरी घिसेंगे सर की, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर। अपनी बर्थडे पार्टी होती है, कोशिश करते हैं कि दोस्त यार कम से कम खाएं, और दूसरे की पार्टी में जाते हैं तो सोचते हैं कि शाम को बुलाया है तो रात का डिनर भी यहाँ पे इतना खा लें कि निपट जाए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ह्यूमन बिहेवियर। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स का मतलब होता है satisfaction and what is called as scarce means। means का मतलब मैंने आपको बताया था, resources which have alternative uses। alternative uses का मतलब क्या होता है? अगर आपको मैं एक ऑप्शन दूं कि आप स्मार्ट टीवी खरीदें या नॉर्मल टीवी खरीदें, दोनों का प्राइस सेम है, 15-15 हजार में दोनों मिल जाएगा, यू विल बी गोइंग फॉर व्हाट? क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट नहीं है देखने में। फायदा क्या बताइए? उसमें आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, आप टीवी भी देख सकते हैं, साथ भी कभी बहुत ही सही वाला सीरियल भी देख सकते हैं। वो सही वाला एक सीरियल आता है ना जिसमें उसके हस्बैंड का क्या नाम होता है, दो शादी हुई है, हाँ विराट बेसिकली। गॉट इट क्लियर? और आप इंटरनेट भी सर्व कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी उसमें अटेंड कर सकते हैं, तो टीवी मल्टीपल एडवांटेज देगा। 5,000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर, 5,000 का फूड प्रोसेसर, क्या लेना चाहिए मम्मी को? फूड प्रोसेसर, वो ज्यादा काम कर देगा। 15,000 का माइक्रोवेव ओवन है और 15,000 का ही नॉर्मल ओटीजी है, व्हाट ममा शुड गो फॉर? माइक्रोवेव, वो ज्यादा काम करेगा। 1 करोड़ का फ्लैट है और 1 करोड़ का इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंट हाउस ले लें तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी आप करवा सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस जिन चीजों का होता है, आप उनको खरीदने में ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ना कि उन चीजों का जिनका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। अगर आप एक गियरलेस गाड़ी खरीद लें इंस्टेड ऑफ अ बाइक, आप भी चला सकते हैं, पापा भी चला सकते हैं, मम्मी भी चला सकती हैं, और कंफर्टेबल होगा। बट अगर रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीद ली जाए
क्या आप कंफर्टेबली उसको चला पाएंगे? चला लेंगे, कंफर्टेबली चला पाएंगे कि नहीं? अच्छा, उसमें से अगर मैं ऑटो स्टार्ट का बटन हटा दूं तो किक मारते मारते पता लगा भगवान ने किक मारी, ऊपर चले गए। तो एक जगह व्हाट्सएप पे मैं पढ़ भी रहा था कि ये रॉयल एनफील्ड बाइक से अगर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप हटा दें तो ये जो सुखड़े चिथड़े लड़के होते हैं ये वापस स्प्लेंडर खरीद लेंगे हीरो की। गॉट इट क्लियर? तो जस्ट अ जोक बेसिकली। तो अब मान लीजिए रॉयल एनफील्ड या एक्टिवा, कौन सी व्हीकल फैमिली के लिए बेटर है? एक्टिवा, भाई मम्मी भी चला लेंगी, गॉट इट क्लियर, और पापा भी चला लेंगे, आप भी ड्राइव कर लेंगे, दादाजी भी ड्राइव कर लेंगे। और पता चला रॉयल एनफील्ड खरीद ली, आप तो किस तरह झेल लिए, पापा भी झेल लिए, दादाजी की उम्र है 98 ईयर्स। समझ में आ गया? चला रहे थे, रास्ते में गिर पड़े, 4 लोग घर लेके आए उनको। तो क्या ये कंफर्टेबल राइडिंग होगी? 25 लाख रुपए का बजट है, कार शुड बी बेटर या हार्ले डेविडसन की बाइक शुड बी बेटर? अक्लमंद इंसान क्या खरीदेगा? अक्लमंद तो कोई भी हो सकता है भाई। तो भाई कार खरीदने में एडवांटेज क्या? इंडियन मेंटालिटी, बारिश से एटलीस्ट बच जाएंगे। बाइक 25 लाख की नहीं, आप 25 करोड़ की खरीद लीजिए, क्या आप बच पाएंगे? 4 छाता लेके बैठना पड़ेगा आपको। तो यही बेसिकली इकोनॉमिक्स है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो यहां पे हमने सारी बातें पढ़ी, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा, सेटिस्फैक्शन पढ़ा, रिसोर्सेस पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि अगर चीजों की स्कैसिटी है तो कैसे आप उसे इस्तेमाल करेंगे। कौवे वाली स्टोरी सुनी होगी आपने, वो पेबल्स डाल रहा था और पानी ऊपर आ गया। तो कौवे के अंदर जो आत्मा थी वो लियोनेल रॉबिन्स की थी। समझ में आई बात? कौवे के अंदर जो आत्मा थी वो लियोनेल रॉबिन्स की थी। आपके घर में इन्वर्टर है जिसमें 3 घंटे का रिचार्ज बचा है, एंड टुमारो यू हैव एन एग्जाम, तो आप एग्जाम के लिए उस इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करेंगे या आईपीएल क्रिकेट मैच देखने के लिए? आईपीएल क्रिकेट मैच है एग्जाम? एग्जाम के लिए। नहीं तो मम्मी बनेंगी बैट और पापा बनेंगे विकेट और पड़ेगी आपको बॉल की तरह। तो आप उसको यूज किसके लिए करेंगे? एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन इज मोर नेसेसरी, या एग्जाम प्रिपरेशन से आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद वाचिंग आईपीएल यूजिंग दैट इलेक्ट्रिक पावर। बात समझ में आई? तो जरा ये कॉम्पोजिशन कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और स्कैसिटी का एक एग्जांपल मैं आपको इससे दे सकता हूं कि किसी जमाने में स्ट्रीट लाइट पे हैलोजन लैंप्स लगा करते थे, मर्करी लैंप्स। उनको पहले तो आधा घंटा लगता था स्टार्ट होने में, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी खूब कंज्यूम करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ी कंट्रीज में और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ गई। बट क्या गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज उतनी ज्यादा है कि सबकी डिमांड पूरी कर दे? बिल्कुल नहीं। तो ऑल्टरनेटिव सोचा गया, एक हैलोजन लैंप जितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा इतने में 50 एलईडी ट्यूबलाइट्स या एलईडी लैंप्स सो कॉल्ड लाइट प्रोवाइड करेंगे। तो हैलोजन लैंप्स को हटाया गया और क्या लगा दिए गए? एलईडी लैंप्स। आपके घर में भी अगर बहुत पुराना कोई एसी होगा जो स्टार रेटेड नहीं होता था, वो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता था, तो हो सकता है आपके पापा को लगा भाई बिल ज्यादा आ रहा है, तो वो एसी बेच दिया और बदले में 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटेड एसी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम हो जाएगा। पुरानी व्हीकल माइलेज कम दे रही थी, तो पापा मम्मी ने उनको रिप्लेस करके नई व्हीकल खरीद ली ताकि वो माइलेज थोड़ा ज्यादा दे। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम जो रिसोर्सेज अपने अगल बगल में देखते हैं वो अबंडेंट नहीं है, वो स्केर्स है। तो कैसे उन्हें यूज करें कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो? दिस स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स बेसिकली। बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आई? पक्का? कंफर्म? एक जमाना था लोग शर्ट खरीदा करते थे, कपड़ा, फिर टेलर के पास जाके स्टिच करवाते थे। क्या आज ऐसा ट्रेडिशन स्टिल बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है? नो, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग रेडीमेड गारमेंट्स। व्हाई? कॉस्ट कम लगती है, आप टाइम कम लगता है, तो आपके पास टाइम की स्कैसिटी है, तो आपने सोचा जाएंगे झटपट शॉप से खरीद लेंगे। पैसे की स्कैसिटी है, अभी आप शर्ट का कपड़ा खरीदेंगे कम से कम 700-800 रुपए का, टेलर को स्टिचिंग देंगे 400-500 रुपए की, तो 1100-1200 रुपए आपके लग जाएंगे। और जब पैंटालून में या रिलायंस में सेल लगे तो यू कैन इजिली गेट देम एट 599, 699 एंड 799। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो अब आपको लग रहा है हाँ सर इनकी डेफिनेशन तो सबसे अच्छी थी क्योंकि इन्होंने गरीबों की भी बातें कर ली, बट इनकी डेफिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो सर सीधे वही डेफिनेशन क्यों नहीं पढ़ाई जाती जो एकदम बढ़िया थी? अरे भाई, अगर आपको हम नहीं बताएंगे
अगर आप डिफेंस के स्टूडेंट हैं, एनडीए सीडीएस कल को करने जाएंगे, आर्मी में भर्ती होगी, कि राम जी के जमाने में लड़ाइयां कैसे होती थी, एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आप न्यूक्लियर वेपन तक कैसे जा पाएंगे? आप चीजों को इन्वेंट ही नहीं कर पाएंगे अगर कभी आपने हिस्ट्री या एवोल्यूशन के बारे में जिक्र ही नहीं किया। तो किसी भी चीज की हिस्ट्री और एवोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ नया लेके आएंगे। तो पहली डेफिनेशन में एडम चाचू ने क्या बात की थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल ने, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर की बातें नहीं की थी। इन्होंने वेलफेयर की बातें की, बट ये भी क्या भूल गए? ये क्रिटिसिज्म भूल गए, ये स्कैर्सिटी या स्कार्सिटी भूल गए। समझ में आई बात? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर में, जो लोग चश्मा पहनते हैं बेसिकली, 2 दूनी 4, 4 आंख वाले जो है, चश्मा सबसे ज्यादा संभाल के रखते हैं या चप्पल सबसे ज्यादा संभाल के रखते हैं? चश्मा। चप्पल टूट गई या खो गई तो भाई मंदिर घर के बगल में ही है, दूसरी मिल जाएगी, या चप्पल की दुकान घर के बगल में है, आराम से मिल जाएगी। बट क्या चश्मा झटपट बन जाएगा? नो, इट विल टेक टाइम। तो स्कैर्सिटी है। समझ में आ गया? मम्मी गोल्ड लॉकर में रखती हैं, संभाल के रखती हैं, या कल रात की बची हुई सब्जी? गोल्ड, क्योंकि उसकी स्कैर्सिटी है। समझ में आई बात कि बिल्कुल नहीं आई बात? पक्का? तो भाई इनकी डेफिनेशन को सैमुअलसन ने क्रिटिसाइज किया ऑन द ग्राउंड्स मीन्स और एंड्स बहुत क्लियर नहीं है। मीन्स का मतलब बोले तो रिसोर्सेज, और एंड्स का मतलब बोले तो सेटिस्फैक्शन या ऑब्जेक्टिव, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो यहां पे डेफिनेशन ये तो बताती है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी वेयर पीपल थिंक कि मेरे पास जो है वो मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे। बट सेटिस्फैक्शन को आप मेजर कैसे करोगे? आपने केला खाया, सर 2.5 किलो मजा आया। खाना खाया, सर 25 मीटर मजा आया। क्या आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कोई भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज कर सकते हैं? नो। तो हम अपना सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते। सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी फेल्ट और एक्सप्रेस्ड। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। आपने क्लास की मेरी पहली, आपसे मम्मी ने पूछा कैसी क्लास लगी? 2.5 किलो अच्छी थी, 25 मीटर मजा आया। कैन यू से दिस? नो। व्हाट यू विल से? भाई सर ने तो दाएं बाएं के बहुत ढेर सारे एग्जांपल ले लिए। गोभी आलू की सब्जी आप क्यों बनाती हैं और आलू गोभी की सब्जी आप क्यों बनाती हैं? सर ने ये भी असलियत आपकी हमको बता दी है। क्यों पुराना एसी पापा ने हटा के नया एसी लगवा लिया? सर ने हमको ये भी बता दिया। तो रियल लाइफ में जो हमारे अगल बगल घूमता रहता है, हम पढ़ाई बेसिकली बस उसी चीज की करते हैं और उसको अलग अलग सब्जेक्ट का नाम दे दिया जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो अगर आपने मैथ्स ना पढ़ी हो ठीक से, क्या आप शॉपकीपर से मोल भाव कर पाएंगे? शॉपकीपर कह रहा है आलू 40 रुपए किलो, 80 में क्यों नहीं दे रहे हो? हैं? तो आप नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया? किसी बच्चे का 96% है, उसको प्राइज मिला, मेरा भी तो 96 ही है। किसी बच्चे का 100 आया और आपने मार्कशीट उल्टी करके देखी, मेरा भी तो 100 आ रहा है। सीधी मार्कशीट पे 100 पे प्राइज है, उल्टी मार्कशीट पे 100 पे प्राइज नहीं है। तो मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा बड़ा नंबर छोटा नंबर कौन सा है। समझ गए बात को? न्यूट्रल टुवर्ड्स एंड्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है if it is accepted then the study of economics would be of no use and economics would not remain a fruitful science। इसका मतलब ये है एंड ऑफ द डे हर इंसान, जानवर, जीव जंतु जो भी पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मर जाएगा। तो किस लिए इतना पगला रहे हो, पैसा कमा रहे हो? क्यों इतना मोल भाव कर रहे हो? क्या इसका कोई फायदा है? बट ये चीज अगर आपके अंदर चली गई तो आप बन जाएंगे संत महात्मा। विराग ले लेंगे आप देश दुनिया से और आप कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ खाना खाएंगे और पेट फुलाएंगे बैठ के अपना, बाबा महाराजाओं की तरह। तो ये बात यही है कि एज पर इकोनॉमिक्स तो भाई यही ना, एक दिन तो हर इंसान को धरती से चले ही जाना है। बट आए हो तो कुछ काम करके जाओ, ऊपर भगवान को जाके जवाब क्या दोगे? If an economist has to advise on policy matters, economics cannot reveal neutral towards end। जितने पैसे आपके पास हैं, ऑब्वियस सी बात है एक दिन तो खर्च हो ही जाएंगे, उसके बाद आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो आप में और उस इंसान में फर्क ही क्या है? जो कमा रहा और जो कुछ नहीं कमा रहा। फर्क है, आप कमा रहे हैं, खर्च करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, चीजें बनेंगी, बिकेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देश चलेगा। ऐसा सोच लीजिए। हर दिन नहाते हैं, हर दिन नहाते हैं, क्योंकि सवेरे नहाए दिन भर गंदे मैले हो गए, अगले दिन फिर नहाए, तो नहाए ही ना ना। अगले दिन जब फिर से नहाना है या गंदे होना ही होना है, तो नहाने से फायदा क्या है? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्या जीवन ऐसे चल पाएगा? जीवन ऐसे बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा।
सो इकोनॉमिक्स इज ये मजेदार चीज है जो समझ में बहुत बच्चों को कम आती है. पॉजिटिव साइंस एज वेल एज सर ये क्या होता है? कल सवेरे सनराइज होगा, यस और नो? आज रात में या शाम को सनसेट होगा, यस और नो? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर. मैं अभी 43 इयर्स का हूं, अगले बर्थडे पे 44 का हो जाऊंगा, यस और नो? मैं अगले साल प्राइम मिनिस्टर बनूंगा. नो है कि कांट से है? आप जिस भी चीज को यस या नो में जवाब दे पाए, उन इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइंस. एक जस्टिफिकेशन है, और जहां पे आपका आंसर होता है कांट से, दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव. आपने 10th का एग्जाम दिया, आप 10th पास करेंगे, यस. और कुछ बच्चे कहेंगे कोई उम्मीद नहीं है सर, इट इज नो. समझ में आ गया? बट आप 11th क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लेके आएंगे, यस है, नो है कि कांट से है? ये कांट से है, ये कांट से है. तो हम क्या बोलेंगे इसे? नॉर्मेटिव. तो नॉर्मेटिव का मतलब जिसपे जस्टिफिकेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है. अब सर इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेन देन? टैक्स रेट अगर बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, टैक्स रेट अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, यस और नो? समझ में आ गया? लोग चोरी भी ज्यादा करेंगे टैक्स की, यस और नो? और कुछ ऐसे होंगे जो चोरी नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नो सर ऐसा कोई नहीं होगा. तो ये आंसर यस में भी आए और नो में भी आए. बट टैक्स रेट बढ़ने से 100% श्योरिटी है, डेफिनेट है कि कंट्री में प्रॉस्पेरिटी होगी बहुत ज्यादा. यस है, नो है कि कांट से है? कांट से है, क्योंकि टैक्स जो लोग पे करेंगे, अगर वो गवर्नमेंट वेलफेयर पे खर्च करती है तो प्रॉस्पेरिटी होगी. पता लगा न्यूक्लियर वेपन्स खरीदते जिनका कोई काम ही नहीं है, और 2-4 राफेल जेट प्लेन के सौदे कर लिए, उनका कोई काम ही नहीं है. सो एनी पॉलिसी, एनी स्टेटमेंट दैट इज सेड whose justification is yes or no, हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव साइंस. और जहां पे आंसर कांट से हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मेटिव. बातें समझ में आ रही हैं या बिल्कुल नहीं आ रही? पक्का? रिड्यूस्ड मियरली टू वैल्यूएशन थ्योरी. रॉबिन्स की डेफिनेशन पॉल सैमुअल्सन साहब बोलते थे, जो इन्होंने बनाई है, ये प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड नहीं है. आई रिपीट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी. कैसे सर? इन्होंने बोला कि भाई जहां पे किसी चीज की स्कैसिटी है, वहां पे भी हैप्पीनेस हो सकता है. इट इज ऑलवेज श्योर? नो नो नो. क्या सारे गरीब खुश रहते हैं? कुछ खुश रहते हैं और कुछ स्टिल दुखी रहते हैं. तो स्कैसिटी अगर अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, तो जहां पे प्रॉस्पेरिटी है वो तो बहुत अच्छा हुआ. क्या आप ये बोल सकते हैं कि यूएस इज द हैप्पीएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? क्यों? उनके यहां तो स्कैसिटी है ही नहीं किसी चीज की, वहां तो कोई भूख से भी नहीं मरता. अफ्रीका में तो बहुत स्कैसिटी है, बट यूएस की अपनी प्रॉब्लम्स है. आए दिन टेररिस्ट अटैक होता है उनके यहाँ, आए दिन स्कूल के बच्चे उनके रिवॉल्वर ले आते मारो और देते हैं टीचरों को. गॉट इट क्लियर? तो उनके पास तो सब कुछ होते हुए भी अकल की थोड़ी सी कमी है. समझ में आई बात? प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस आ गया, उसी चीज की हम बात कर रहे थे. स्कैसिटी अगर प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, अबंडेंस भी प्रॉब्लम है. आप मीठा बहुत कम खाते थे, 45 इयर्स की एज में डायबिटीज हो गया. समझ में आ गया? और जो मीठा बहुत खाता था उसको भी डायबिटीज हो गया. तो जो मीठा कम खाता है, डॉक्टर उसको बोलेगा मीठा खाओ ताकि डायबिटीज बैलेंस हो. और जो ज्यादा वाला था, उसको भी दनादन मीठा खिलाए पड़े हैं. 13 दिन बाद घर में ग्रैंड पार्टी होगी. समझ में आ रही है बात है कि नहीं? स्कैसिटी इज अ प्रॉब्लम. सब लोग मानते हैं इस बात को. क्या अबंडेंस प्रॉब्लम नहीं है? अबंडेंस भी प्रॉब्लम है. तो कंट्री लाइक इंडिया, सो कॉल्ड चाइना एंड ऑल दैट, इनके पास स्कैसिटी थी, स्कैसिटी है. बट अमेरिका जैसी कंट्री में स्कैसिटी, यूके जैसी कंट्री में स्कैसिटी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में स्कैसिटी नहीं है. बट व्हाट डज इट मीन? क्या इनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट. आप चाहते हैं आपके पास 100 करोड़ रुपए आ जाए, जेब में आपके 10 रुपए हैं बस, तो यू आर इनटू सम प्रॉब्लम, यस और नो? बट जिसके पास 100 करोड़ है, क्या उसको प्रॉब्लम नहीं है? उसको भी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है उसको? कैसे मैनेज करें इस पैसे को, ये पैसा चोरी ना हो जाए. तो इफ स्कैसिटी इज अ प्रॉब्लम, 101% श्योर अबंडेंस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. तो आप ये नहीं बोल सकते कि अबंडेंस कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. समझ में आ रही है बातें? तो पापा के पास जब कम पैसे थे तब भी प्रॉब्लम थी, जब नया नया जॉब ज्वाइन किया, बिजनेस स्टार्ट किया,
आज घर में 5 गाड़ियां हैं, 6 घर हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन 6 किराएदारों से किराया लेने जाना है। नालायक किराएदार मनुष्य टाइम पे पैसा देते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, 6 गाड़ियां की सर्विसिंग करानी है, ड्राइवर की सैलरी देनी है, मम्मी ने 15 किट्टी पार्टी ज्वाइन की हुई है। अब मम्मी की 2 किट्टी पार्टी एक ही दिन में हो गई, मम्मी ने एक जगह आपको भेज दिया, जाओ तुम खा लो मेरी तरफ से। तो क्या अबंडेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम? अबंडेंस इज अ प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है? हम ही स्टूडेंट हैं, दुखियारे हैं, बड़ी समस्या है हमारे साथ, टीचर का क्या है? आया, बोला, पटर पटर किया और निकल लिया। डस टीचर डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स? उनकी भी प्रॉब्लम होती है। नालायक गवार जो नहीं पढ़ रहे उनको कैसे इंस्पायर करो, मोटिवेट करो कि बेटा तुम भी थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं तो सो कॉल्ड पीएचडी करनी पड़ेगी एक ही क्लास में, 2-2 बार पढ़ना पड़ेगा, डुअल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तुम्हारा। तो हर इंसान को अपने लेवल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता होगा पापा मम्मी का जीवन बहुत बढ़िया है, सुबह उठे ना स्कूल जाना, ना कोचिंग जाना, ना कोई होमवर्क। उनके दिल से जाके पूछो उनका जीवन कितना बढ़िया है। उनको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, टाइम पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो एवरी पर्सन हैज सम और द अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको नर्सरी क्लास के बच्चों को देख के क्या लगता है? इनका बढ़िया यार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल, ABCD जेड तक पढ़े, मतलब जेड तक पढ़े, खेले कूदे और आ गए। 2+2 4 हो गया, काम खत्म। यहाँ लगाओ 2 सवाल इंटीग्रल कैलकुलस का, हालत टाइट हो जाए। तो उनकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम है। क्यों? उनके खिलौने नहीं मिल रहे, उनको कहीं खो गए घर पे, उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, उनकी बकवास सुनने वाला कोई नहीं है घर में, ये उनकी प्रॉब्लम है। व्हाट इट क्लियर? जो रिटायर्ड लोग होते हैं इनका जीवन तो बहुत बढ़िया है सर, सुबह उठे, बढ़िया चाय पिए, अखबार पढ़े, मोहल्ले में सोशलाइजेशन किए, कहीं ना कहीं इनको बुला लिया था, इनसे 10 लोग राय मांगने आते हैं, आपके दादाजी से लोग आते होंगे, बढ़िया जीवन चल रहा है। उन बेचारों से सोचो कि जो उनका ऑफिस का एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल खत्म हो गया है, उनका समय कैसे कटेगा? सर उनको स्कूल भेज देते हैं, पूरा समय कट जाएगा उनका। तो एवरीबडी हैज सम और द अदर प्रॉब्लम विद हिम और, बट सर हमको लगता है टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल प्रॉब्लम है। बच्चे को मैसेज करना है फीस ड्यू है भाई, आज फीस लेके आना, नहीं लेके आया फिर से उसको याद दिलाना है। मंदिर जाना है, बच्चे के परिवार के लिए शुभकामनाएं मांगनी है कि भाई बच्चे के परिवार में कोई समस्या कभी भी ना आए, दिन दुगनी शाम चौगनी, रात में ऑक्टा कोर और भोर में क्वाड कोर तरक्की करे उसका परिवार, ताकि फीस टाइम पे आती रहे। अंडरस्टैंडिंग? तो एवरी पर्सन हैज सम और द अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ में आया? आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिला, आप रोने लग गए, जिसको प्लेन का टिकट मिला आप बड़े खुश थे, उसका प्लेन क्रैश कर गया। तो प्रॉब्लम भाई हर जगह है। स्कैसिटी अगर प्रॉब्लम है तो अबंडेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आया कि नहीं? मम्मी की क्या प्रॉब्लम है? 2 किलो ज्वेलरी रखी हुई है घर में, कैसे इसको संभाल के रखें? समझ में आ गया? अब तो आपका दोस्त जो चोर टाइप का था वो भी आपके घर के बगल में आके रहने लग गया है और खतरा बढ़ गया है। तो अबंडेंस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। कोई एकदम पतला सीगड़ा सा था, वेट होना चाहिए कम से कम 45 किलो और वेट है 32 किलो, बेचारा अंडर वेट से प्रॉब्लम में है। समझ में आ गया? वो देखा होगा आपने छिछोरे मूवी में, जिसको वेट लिफ्टिंग के लिए पकड़ लेते हैं। हाँ, व्हाट इट क्लियर? अब प्रॉब्लम, जो अंडर वेट है उसके साथ भी प्रॉब्लम, और जो ओवर वेट है उसके साथ भी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? उसको लोग पकड़ लिया, भाई आओ लड़ाई करनी है। तो मेरे को नहीं आती लड़ाई करनी, तुम्हें कुछ नहीं है, तुम बस खड़ा फेंक देंगे तुमको सामने वाले के ऊपर, उसको भी तो भाई प्रॉब्लम हर इंसान को है। व्हाट इट क्लियर? और जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो इंसान, वो जानवर है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो समझ लीजिए यू आर अ वेल टू डू ह्यूमन बीइंग। अंडरस्टूड? चलिए, तो रॉबिन और मार्शल की डेफिनेशन के डिफरेंसेस हैं टोटल टाइम पास, समय ना बर्बाद करते हुए आखिरी डेफिनेशन पे चलते हैं, अंकल सैम की डेफिनेशन, पॉल सैमुअल्सन। पहले चाचा जी ने बात की थी साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एल्फ्रेड चाचू क्या बोल गए? वेलफेयर भी जरूरी है। हमारे रॉबिन अंकल क्या बोल गए, रॉबिनहुड पांडे? स्कैसिटी है तो वो भी जरूरी है, स्कैसिटी भी होनी चाहिए। व्हाट इट क्लियर? कैसे आप मैनेज करेंगे स्कैसिटी के केस में अपने रिसोर्सेज, सबसे बड़ा जादू तो वही है। 100 करोड़ रुपए आपको दे दिए जाए आप भी अपना घर चला लेंगे, बट अगर आपको 100 रुपए दे दिए जाए और आप अपना घर चला लें खर्चा महीने भर का, दैट इज ट्रू इंटेलिजेंस। नहीं समझे? 30 रुपीज दूध के पैकेट के ऊपर एमआरपी है और आप गए बाजार से 30 रुपीज में खरीद के ले आए, और मैं गया 25 रुपए में खरीद के ले आया। हु इज जीनियस? आपके पापा मम्मी ने मेरे को अडॉप्ट कर लिया। अब सर ये आपने काम कैसे किया? उसको बोल दिया 25 हमसे ले लो, 5 बाद में लेना आके। समझ में आया कि नहीं? तो स्कैसिटी में आप रिसोर्सेस को कैसे यूज करेंगे, ये ट्रू इकोनॉमिक्स होती है। अबंडेंस में तो हर कोई इस्तेमाल कर ही लेगा रिसोर्सेस को। किसी ने भी
तरक्की का जिक्र नहीं किया। किसका जिक्र नहीं किया सर? इसके बाद अब क्या बताया बता दीजिए, तो हम वो डेफिनेशन बनाते हैं। आप बिल्कुल पढ़ाई करें, मैं तो चाहूंगा आप एक डेफिनेशन बनाएं। आई विल बी फीलिंग ऑनर्ड जिस दिन आपकी डेफिनेशन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, गर्व से बोलूंगा ये मेरे स्टूडेंट की डेफिनेशन है। इसके लिए सर करना क्या पड़ेगा? पहले तो आपको भाई 11वीं 12वीं ठीक से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 3 साल आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर 3 साल की पीएचडी करनी पड़ेगी। पीएचडी मतलब सर पागल होके दौड़े, डॉक्टरेट की डिग्री, कुछ रिसर्च, कुछ नया, इससे ऊपर कुछ नया आता है तो डेफिनेशन आपकी किताब में छप जाएगी। ओके, बट पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो पॉल अंकल क्या बोल गए? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी। अब सर मेन एंड सोसाइटी वेयर कॉन विमेन्स? अरे भैया, मेन एंड सोसाइटी का मतलब है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। समझ में आया मेन एंड सोसाइटी का क्या मतलब है? चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। ध्यान दीजिएगा, जब चूज की बात हमने की तो हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। वेबएक्स भी था, गूगल मीट भी था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी था। मैं जूम पे ही क्यों अटक गया? बिकॉज हमको लग रहा है कि जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो जूम में हमको जिस प्राइस पे मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी की जब हमने बात की बच्चों, तो वी टॉक अबाउट व्हाट? वी टॉक अबाउट स्कैसिटी। To employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future। sustainable development की बात हो रही है। क्या सारे रिसोर्सेज आज ही हम खत्म कर दें? नो, उन्हें इस तरह से यूज करें कि वो आज भी अवेलेबल हो और आने वाले टाइम में भी अवेलेबल हो। एक वो आपने एड देखा होगा इंडियन ऑयल का, जिसमें एक पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल से लेता है और वो साइकिल चलाता है कार में, मतलब साइकिल से खेलता रहता है। उसके पापा पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? तो ही आंसर्स कि कुछ टाइम बाद तो साइकिल से ही चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका होगा। आज से 10 साल पहले क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन था? नो। इधर 2-3 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिस्काउंट वगैरह भी दे रही है और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा खरीद भी रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज पीपल नो कि आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल्स 20 साल चले, 40 साल चले, 50 साल चले, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो आने वाला जमाना किस तरह के व्हीकल्स का है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली यहां पे बात हो गई हमारे सो कॉल्ड वेल्थ की भी, रिसोर्सेस की बात की हमने, स्कैसिटी की भी हमने बात कर ली है, कैसे लोग चूज करेंगे क्या लेना और क्या नहीं लेना, तो सेटिस्फैक्शन की भी बात हो रही है, और ये भी बात हो रही है कि आज कैसे यूज करें एज वेल एज फ्यूचर में उसे कैसे यूज करें। वंदे भारत ट्रेन के बारे में सबने सुना होगा। इंजन कंपार्टमेंट का साइज एकदम छोटा सा होता है, क्योंकि उस ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया गया कि उसके हर कंपार्टमेंट में इंजन लगा हुआ है, तो कैरिंग कैपेसिटी ट्रेन की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो रेलवेज को वंदे भारत जैसी ट्रेन से ज्यादा फायदा है या राजधानी जैसी ट्रेन से? सिंपल एज दैट। राजधानी ट्रेन में प्रॉब्लम क्या है? एक तो आपको बड़ा सा इंजन लगाना पड़ता है डिब्बे के बराबर, फिर आपको एक जनरेटर वैन लगानी पड़ती है साथ में, क्योंकि हर समय तो करंट डायरेक्ट फ्लो में रहेगा नहीं, तो लोग अपना मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, एसी कैसे चलेगा, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। बट वंदे भारत का जो डिजाइन है उसमें रिसोर्सेज का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। समझ में आई बात? और इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से वो ट्रेन चलती है कि घर से कोई छोड़ने गया तो उसके वापस आने की संभावना बहुत कम है, अगर ध्यान से छोड़ने चला गया तो, क्योंकि दरवाजा लॉक हो जाएगा और आप फिर सीधे 200-400 किलोमीटर के बाद ही उतर पाएंगे। बट नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, जब तक ट्रेन चलने के लिए टीटी आके बोल ना दे बाहर जाओगे इनको लेके जाना है हमको, तब तक लोग ट्रेन से उतरते नहीं है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रोथ। किसी जमाने में इंडिया में एवरेज ट्रेन की जो स्पीड थी दैट वाज 80 किलोमीटर, और अब गवर्नमेंट जो ट्रेन चलाने की सोच रही है दैट वुड बी 180, लगभग डबल से भी ज्यादा स्पीड है। क्यों डबल से ज्यादा स्पीड या डबल स्पीड पे हम रन कर रहे हैं इनको? ताकि जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, लोगों का टाइम बचेगा, और जितने टाइम पे हम 10 ट्रेन चलाते थे उतने में हम 25 ट्रेन चला लेंगे कम से कम। नॉट अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इट क्लियर? तो इससे होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश की तरक्की और ज्यादा होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत तेज होगा। अमेजोन पे आप किसी जमाने में सामान ऑर्डर करते 3 दिन में आता था, आज आप सामान ऑर्डर करिए मेट्रो सिटी में, सेम डे डिलीवरी।
मेट्रो सिटी नहीं है तो नेक्स्ट डे क्रेडिट गोज टू व्हाट, फास्ट कम्युनिकेशन। तो कंट्री जब ग्रो करती है दैट इज रियल इकोनॉमिक्स। एक जमाना था 90s से पहले हमारे देश में एक सुई भी नहीं मैन्युफैक्चर होती थी, एंड टुडे इंडिया हैज द रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चर फाइटर प्लेन्स लाइक C-295। अभी टाटा वालों ने इस कंपनी के साथ एक कॉन्ग्लोमरेट साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, और गुजरात में प्लांट लगा है। 10 साल तक तो वो इंडियन डिफेंस को ही प्लेन बना के देंगे, फिर दूसरी कंट्रीज में भी देंगे। अभी कल ही मुंबई में एप्पल का एक इंडियन लोकल स्टोर खुला, जहां पे एक्सक्लूसिवली एप्पल के वो मोबाइल बिकेंगे जो मेड इन इंडिया होंगे। अभी तक तो चाइना में बनता था, कैलिफोर्निया में डिजाइन होता था, नाउ दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड 2023-24 तक एप्पल इंडियंस के लिए एक्सक्लूसिव एक मोबाइल लॉन्च करेगा जिसका प्राइस आपके रेडमी के फोन के आसपास होगा। तो लोग कहेंगे सर चलिए फिर तो हम भी खरीद लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो व्हाट ऑल दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। जिस देश में 90s तक सुई नहीं बनती थी, 47-48 में जब इंडिपेंडेंस हुआ, हम खाने का सामान तक बाहर से इंपोर्ट करते थे, और आज हम काफी चीजें अपने यहाँ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे साबित हुआ? कैसे पॉसिबल हुआ? संभव कैसे हुआ? हमने अपने स्कैर्स रिसोर्सेस को यूज किया। कितना लैंड एरिया खाली है, समिट्स करवाए, लोगों को बाहर से बुलवाया, इन्वेस्टर्स को बुलवाया कि भाई देखिए इंडिया में आपको स्किल्ड वर्कर मिलेगा, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आपको काम करने वाले लोग भी इजिली मिलेंगे और सस्ते में मिलेंगे, तो व्हाई नॉट सेटअप योर प्लांट्स इन इंडिया। मारुति इंडिया में काफी ऐसी गाड़ियां बनाता है जो इंडिया में तो नहीं बिकती हैं, बट यहां से हांगकांग, जापान, इन कंट्रीज में उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। समझ में आ रही है बातें? तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय पॉल सैमुअल्सन, और इससे बड़ी डेफिनेशन आज तक किसी ने भी नहीं लिखी। तो आई वांट कि मैंने जो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, लोग इसे प्लीज अपडेट कर लें अपनी नोट शीट में क्विकली। चलिए, तो बाकी सब डेफिनेशंस में आपने देखा होगा, सम और द अदर पर्सन इकोनॉमिस्ट हैपेंड टू क्रिटिसाइज। तो पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन में आपको कोई क्रिटिसिज्म नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो क्रिटिसाइज करेगा उसका क्रिटिसिज्म वैलिड तब होगा जब वो कुछ बेटर डेफिनेशन दी। क्या इससे बेटर डेफिनेशन आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे? बनी ही नहीं तो नजर कहां से आएगी? इसलिए इसकी डेफिनेशन का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। तो 1 अप्रैल को किसी से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, 2 क्रिटिसिज्म बताओ पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन पे, तो 100 रुपए का इनाम देंगे। क्या कोई क्रिटिसिज्म है? कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए, तो इकोनॉमिक्स से लेक्चर का होता है आज का राम राम सत्य, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो अंगूठा दबा दीजिएगा, नहीं तो अंगूठा छाप माने जाएंगे। और अगली क्लास में हम इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?